चलो चलो, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर में ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है ना। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से? द टॉपिक इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसी टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है। इसके पहले हमने डिफोरेस्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ लिया, क्या नुकसान हो रहे हैं वो पढ़ लिया हमने, डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो पढ़ लिया, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो पढ़ लिए। गोस्वामी जी का डाउट आ रहा है ओजोन डिप्लेशन के बारे में बता दीजिए। तो ओजोन डिप्लेशन को सबसे पहले तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज में। ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज में इसको कैटेगराइज करने के पीछे का रीजन ये है कि ओजोन देखो किसी एक देश का, किसी एक शहर का, किसी एक स्टेट का पार्ट नहीं है ना। ओजोन कहाँ है? हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर में से कई सारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनमें से एक लेयर है जो कि एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ये हमें सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे बचाता है। अभी क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट करता है। डिप्लेट करने का मतलब जितनी मोटी उसकी परत थी वो परत जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कई जगहों से वो परत टूट भी गई है। ठीक है, लाइक एंटार्क्टिका के जो ऊपर वाले सरफेसेस हैं वहां के ओजोन लेयर जो है वो लगभग पूरी तरीके से टूट गए हैं। ठीक है, तो अब इसके कारण नुकसान क्या हो रहा है? उन एरिया जहां से ओजोन लेयर पतली हो गई है या जहां से ओजोन लेयर डिप्लेट होकर हट ही गई है थोड़ी दूर से भी अगर, तो वहां से हार्मफुल सनरेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज वो एंटर कर रही हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेज अपने साथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट लेके आ रही हैं। हमारे स्किन के लिए कई सारी बीमारियां लेके आ रही हैं, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर। ठीक है, तो नुकसान तो है। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हमारा मेन फोकस, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप सभी को बताया था दैट इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट्स। उसके बाद कंजर्वेशन की बात तो हम लोग करेंगे, बट पहले जानेंगे कि हो क्या रहा है, कंजर्व करना क्यों है। करना क्यों है कि मतलब कि ऐसी कौन सी हमारी एक्टिविटीज है जिसके कारण फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खतरे में है। दूसरी, इनके खतरे में आने के कारण हमारा क्या नुकसान हो रहा है ना। मानव जो है, इंसान जो है, बड़े मतलबी प्रकार के प्रजाति होती है। सो हमें यह जानना है कि हमारा क्या नुकसान है ना। इनको बचाने से क्या हमारा कोई फायदा है? तभी हम लोग मोटिवेटेड फील करेंगे इनको बचाने के लिए। तो है, इनको बचाने से हमारा फायदा भी है और इनके खत्म होने से हमारा नुकसान भी है। और उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस किया भी हमने, नुकसान तक तो डिस्कस कर लिया। अब फाइनल स्टेप पे पहुंचने की वो नुकसान कम कैसे हो, है ना। वो जो हमारा नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट आ रही है, वेदर कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैं बता रहा था, मैंने गलती से साउथ अफ्रीका बोल दिया था, जहाँ डेजर्ट में वो रेन स्नोफॉल हुई है ना। सऊदी अरेबिया का था एक्चुअली वो। तो है तो अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये मिनिमाइज कैसे हो, ये जो नुकसान हो रहे हैं ये कम से कम कैसे हो, इनको रोका कैसे जाए, उनके प्रोसेसेस को हमें जानना है। ठीक है, सो व्हाट इज कंजर्वेशन, पहले इस कंजर्वेशन के टर्म को समझेंगे। तो बाय बुक जो डेफिनेशन है वो क्या है? द प्रिजर्वेशन, द प्रोटेक्शन, द मैनेजमेंट और द रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ and of natural resources. Natural resources means the forest, the soil, the water, the fauna, the flora of that particular region is known as conservation. कंजर्वेशन क्या है? जब आप वाइल्ड लाइफ को उस और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मतलब वहां के फॉरेस्ट को, छोटे मोटे पौधों को, सॉइल को, वाटर को, वहां के नेचुरल हैबिटेट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको जब आप प्रोटेक्ट करते हो, जब आप उनको प्रिजर्व करते हो, उनको मैनेज करते हो। प्रोटेक्ट का मतलब कि जितने हैं उतने की सुरक्षा करके रखेंगे, है ना। उन पे किसी भी तरीके का अटैक नहीं होगा। उन पे ना तो ह्यूमन अटैक होगा, ना ही एनिमल अटैक होगा, किसी भी तरीके का अटैक नहीं होगा। उनको खतरा नहीं होगा किसी से। प्रिजर्व करने का मतलब कि भाई बीमारी हो रही है, कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है उसके कारण खत्म हो रही है, तो उससे बचा के रखेंगे। देन मैनेज, पानी की कमी होगी, पानी देना पड़ रहा है, खाद की कमी होगी, खाद देना पड़ रहा है,
कहीं सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है तो वहां थोड़ा कटाव रोकने के लिए वहां थोड़ी बांध वगैरह बना दी। हम करते हैं ये, हमारे शहर में हम लोग ये करते हैं। दैट इज मैनेजमेंट। एंड देन रीस्टोरेशन, कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स और कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए जो एक्टिविटीज हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, दैट ऑल इंक्लूड्स एंड बिकम्स कंजर्वेशन। ठीक है। और हमारी धरती पे जब हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ठीक उसी वक्त हमें यह समझ लेना चाहिए दैट वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों? बायोडाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ की आप बात करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज की आप बात करोगे, तो सिर्फ एक चीज नहीं है, वहां पे काफी सारी चीजें हैं। काफी छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े टॉप कार्निवोरस एनिमल्स तक एक काफी कॉम्प्लेक्स फूड चेन और फूड वेब देखने को मिलता है हमें। ठीक है। और ये फूड चेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मच्छरों की बात करते हैं हम लोग, मस्क्यूटोज। डू यू थिंक मस्क्यूटोज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी? अनम्यूट करो खुद को और बताओ। वो आपकी आवाज नहीं जाएगी रिकॉर्डिंग में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ, आपको क्या लगता है, मच्छर जो है, मस्क्यूटोज जो है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए? यस और नो? और कोई बताएंगे किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है? रौनक, जरा अपने आंसर को रिपीट करना। बिल्कुल। बिल्कुल। सो मस्क्यूटोज के केस में क्या हो रहा है कि जो फीमेल मस्क्यूटोज हैं, उनको ब्रीडिंग करनी है, दे नीड हाई टेम्परेचर, दे नीड मोर एनर्जी, दे नीड मोर प्रोटीन एंड दे नीड मोर कंपोनेंट्स। वो सारी चीजें उनको ब्लड से मिल जाती हैं, तो वो ब्लड को प्रेफर करती हैं एज देयर फूड। बट जो मेल मस्क्यूटोज हैं, वो फ्लावर के नेक्टर्स से काम चला रहे होते हैं, एंड दे आर ग्रेट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, काफी अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर इंपॉर्टेंस इन आर बायोडाइवर्सिटी, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, जब हम मस्किटोज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो आप इमेजिन करो कि मेल मॉस्किटो खत्म हो गया या फीमेल मस्किटो खत्म हो गई, इवेंचुअली क्या होगा? बिल्कुल, इवेंचुअली क्या होगा कि मस्किटोज की वो पूरी स्पीसी धीरे धीरे खत्म होगी, है ना? मस्किटो की स्पीसी खत्म होगी तो आप ये समझो कि इफ वो मस्किटो की स्पीसी है ही नहीं, पॉलिनेशन का जो अमाउंट है, जितना ज्यादा पॉलिनेशन हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा, है ना? द रेट ऑफ पॉलिनेशन विल डिक्रीज। और ये कम डिक्रीज नहीं करेगा, ये काफी ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है। बीज हैं हमारे पास, बर्ड्स हैं, दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, बट उनकी साइज भी तो देखो। पॉलिन ग्रेन्स या फ्लावर की भी तो साइज मैटर करती है ना। तो छोटे फ्लावर्स को तो पॉलिनेट मच्छर ही कर रहे हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये। तो वो डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। जो आपके प्लांट्स हैं, जो हर्बीवोरस कैटेगरी है, जो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी है हमारे फूड चेन में, वो कम होगी, वो खत्म होगी। उनके कारण हर्बीवोरस जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर डिस्टर्ब होंगे, कार्निवोरस डिस्टर्ब होंगे, टॉप कार्निवोरस डिस्टर्ब होंगे। कहने का मतलब पूरा का पूरा फूड चेन जो है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फूड चेन, फूड वेब में। इनफैक्ट ये क्या करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात है, ये वो बात है कि भाई ईश्वर ने या नेचर ने ये चीजें ऐसे सेट करके रख दी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एट प्रेजेंट काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं। हम लोग काफी लार्ज स्केल पे किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, किसी सर्टेन प्लांट और एनिमल को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना? जिसके कारण वो एक्सटेंशन की कगार पे है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि काफी
बुरी तरीके से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ दीज स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रिजर्व ये होने कहाँ चाहिए, इनके अपने नेचुरल हैबिटेट पे, जो एक्चुअली इनकी जगह है वहां, सो दैट इनका इकोसिस्टम फंक्शन करता रहे। ठीक है, बट अगेन ये एनिमल्स की बात हो गई, प्लांट्स की बात करो। एनिमल्स को आप रिस्टोर करोगे, हैबिटेट पे खतरा अभी भी है। हैबिटेट पे खतरा क्यों? आपको लकड़ी चाहिए टिम्बर के लिए, इलीगल हंटिंग कर रहे हो आप एनिमल्स की, और भी दूसरे कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि कंजर्वेशन को एक काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ काम बना देते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए, किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए नहीं, बट फॉर ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो खतरे में है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है जो इकोसिस्टम में प्ले करता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और वो सिर्फ फूड से रिलेटेड था, इसके अलावा भी और भी कई सारे रोल हैं, है ना। फूड को ही आप देख लो ना, सिंपली समझो आप, क्लास 5 में ना आप पढ़ते थे, प्लांट पढ़ते थे, उसके बाद एक एरो दे के हर्बीवोरस पढ़ते थे, फिर एरो दे के कार्निवोरस पढ़ते थे। वहां बताया जाता था दैट ईच इज इंटरडिपेंडेंट। हर्बीवोरस को हटा दो तो क्या होगा, मान लो प्लांट्स खत्म, तो भूख के मारे हर्बीवोरस मर जाएंगे, या प्लांट्स खत्म हो गए, कुछ हर्बीवोरस को कार्निवोरस एनिमल्स खा जाएंगे, कुछ भूख से मर जाएंगे, फिर बच जाएंगे सिर्फ कार्निवोरस, फिर आपस में लड़ेंगे, वो एक दूसरे को खाएंगे या भूख से मरेंगे। फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे वो डिस्टर्ब कर जाएगा। समझ रहे हो? अभी आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, आप देखोगे हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें एक एनिमल्स की कैटेगरी है स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, कोई बच्चा जानता है, बताएगा? कोई और बच्चा भी बता रहा था, बताओ। कोई और बच्चा भी कुछ बोल रहा था, अभी जल्दी बोलो। बोलो अच्छे से। चलो कोई नहीं। सो स्कैवेंजर्स आर दोज जो कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। डेड एनिमल्स की कैटेगरी को पकड़ के चलते हैं हम। नेचुरल हैबिटेट में खाना इंपॉर्टेंट, रहना इंपॉर्टेंट क्यों है? इमेजिन करो, सेव टाइगर सेव लायन की कैंपेन चल रही है लंबे वक्त से। इस कैंपेन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करें, सारे लायंस और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, उनको रिस्टोर करें जू में, बंद पिंजड़े के अंदर, और ये नंबर पहुंच के चली जाए 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 के आसपास तक, कि भाई उतने टाइगर उतने लायन है हमारे पास। बट क्या ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि आप इनको फूड प्रोवाइड करोगे पिंजड़े के अंदर, है ना, वो खाना जो बच जाएगा, या आप उतनी कम क्वांटिटी में दोगे कि बेचारा खा ही जाए पूरा, बचे नहीं, क्योंकि आपके पैसे लग रहे होंगे उसमें। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वहां काम कैसे करता है, लायन और टाइगर जैसे जो टॉप कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, वो हंट करते हैं, वो खाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो स्कैवेंजर्स खाते हैं। स्कैवेंजर्स में कौन आ जाएंगे, फॉक्स, जैकल जैसे एनिमल्स आ जाएंगे, वल्चर जैसे बर्ड्स आ जाएंगी, है ना, कुत्ते बिल्लियां हो गए, ये स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, कि भाई इनको मांस मिलना चाहिए, ये खुद मार के खाएंगे दैट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी, इनको मांस मिल जाना चाहिए, दे विल ईट इट, है ना। इन पर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप सबको जू में रखोगे, क्योंकि इनका खाना कहाँ से मिल रहा है, दे आर नॉट दैट वेरी मच कैपेबल कि वो हर बार हंट करके खाएं, वो हर बार शिकार करके खाएं, है ना। सो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंजर्वेशन तो हो, बट एट देयर नेचुरल हैबिटेट कंजर्वेशन हो। और ऐसा करने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया में अलग अलग जगहों पे काफी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो
सेट करके रख दी है। नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश्ड हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, है ना। अब समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन international conservation designation given by the UNESCO। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन दिया। ठीक है, प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के अंडर इसको मिली ये डेजिग्नेशन, उस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड द बायोस्फीयर मैप। ठीक है, और 120 देशों में टोटल 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इनको क्रिएट इसलिए किया जाता है कि मैन और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में रिलेशनशिप को दिखाया जा सके। मैन एंड बायोस्फीयर मतलब इंसान को छोड़कर बाकी जितने आगे सारे, एंड देन द मैन, इन दोनों के बीच में कितना फ्रेंडली रिलेशन हो सकता है ये दिखाने के लिए इनको बनाया गया। मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ, कैसे नेचुरल वेजिटेशन भी ग्रो करता रहे और साथ साथ इंसान भी ग्रो करते रहे। ठीक है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए। कौन कौन से हैं वो देखो इधर। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी का ग्राफ है। ठीक है, इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से बच्चे 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं हमारे, वो पार्ट हैं वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स के। ठीक है, यूनेस्को का ही प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, उसमें इंडिया ने जो 18 से स्टैब्लिश किए अपने, उनमें से 10 को उन्होंने एट वर्ल्ड लेवल, एट ग्लोबल लेवल उन्होंने कैटेगराइज किया और उसको हिस्सा बनाया वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का। और कौन कौन से हैं ये? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, साथ ही साथ ये हिस्सा है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? अनम्यूट। ये होमवर्क है तुम्हारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म तुम नहीं याद कर पा रहा है, वाह रे बच्चा वाह। बताएंगे इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से कोई डाउट? किसी को नहीं? चलिए, तो अगली टॉपिक है हमारी नेशनल पार्क्स। कंजर्वेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स स्टैब्लिश किए गए, साथ ही साथ नेशनल पार्क रिजर्व किए गए। ठीक है, नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क जमीन का वो रिजर्व्ड हिस्सा है, ठीक है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट ओन करते हैं। नेशनल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, भारत ओन करेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये ओन नहीं करेंगे। ओन कौन करेगा? भारत, भारत की सरकार। और ये प्रोटेक्टेड होती है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन से, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क से, और पॉल्यूशन से। मतलब पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि डेवलपमेंट इस तक ना पहुंचे। डेवलपमेंट इस तक ना पहुंचे मतलब ओवरब्रिज नहीं बना रहे हो आप, रोड्स नहीं बना रहे हो, मॉल्स नहीं स्टैब्लिश कर रहे हो इन इस वो जो मार्क्ड जमीन होगी उससे बीच में, स्कूल नहीं खोल रहे हो, और पोल्यूशन नहीं डंप हो रहा है, कचरा ले जाके उधर ड्रॉप कर रहे हैं, और भी सारी चीजें, नाला उधर से घुमा दिया, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड एरिया, ये तो आप समझ रहे होगे। और सिंस ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये हेल्प करता है काफी सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनकी रिप्लांटेशन, रिहैबिटेशन में मदद करता है ये, इसलिए काफी हेल्पफुल भी है ये। इंडिया में जो सबसे पहला नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ बच्चे, वो 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो देखो आपके डू यू नो सेक्शन में दिया हुआ है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे पहुंचते हम लोग। अगला जो नेशनल पार्क है हमारा इंडिया का, जिम कॉर्बेट के बाद, वो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का है कि दुनिया में जितने वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं बच्चे,
एक सींग वाला गेंडा जो है, दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ गेंडे हैं उनकी 2/3 नंबर्स ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काफी अच्छा रेशियो सुनने में लगता है ना, कि पूरी दुनिया में जितने हैं, पूरी दुनिया में अगर मान लो 9 है तो 6 इंडिया में ही है, पूरी दुनिया में अगर 90 है तो 60 तो इंडिया में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। ठीक है, बट ये हमेशा ऐसा नहीं था, यू शुड नो। हालात इतने बुरे थे कि गिनती के 2 4 6 राइनोसोरस बच गए थे, बट द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव। उन्होंने वन हॉर्न राइनोसोरस को कंजर्व करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव से लाइक क्रॉस ब्रीडिंग कराई, कई सारे दूसरे स्टेप्स उठाए, काफी स्ट्रिक्ट लॉज बनाए उनकी हंटिंग और पोचिंग से उनको बचाने के लिए। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क क्या हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया के वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब दुनिया के सारे में से 2/3 यहीं पाए जाते हैं। ये एक अच्छा काम है, ये एक सक्सेस स्टोरी है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, काफी सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है दुनिया का, काजीरंगा जो है वो सिर्फ वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरी एक और पॉइंट है जिसके लिए अपने आप को काफी प्राउड फील कराता है और बूस्ट करता है इसको। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क ने दुनिया भर की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स क्लेम की। मतलब दुनिया भर के किसी भी नेशनल पार्क में जितने टाइगर्स पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं इंडिया के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इसी के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क ने खुद को एज अ टाइगर रिजर्व घोषित किया, कि हम लोग अब वन हॉर्न राइनोसोरस को के बाद टाइगर रिजर्व पे भी ध्यान दे रहे हैं, टाइगर्स की कंजर्वेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है काफी बड़ी मात्रा में एलिफेंट्स के पॉपुलेशन का घर है, वाइल्ड वाटर बुफेलोज, स्वॉम्प डियर, इन सभी का घर है ये। ठीक है, ये उनका नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ इनको मतलब ऐसी कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, बट प्रोटेक्शन मिल रही है इनको। ठीक है, ताकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में बिना किसी खतरे के आराम से रह पाए। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद अगली जो नेशनल पार्क है दैट इज बंदीपुर नेशनल पार्क, बीएनपी। इंडिया की बेस्ट नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, सेव टाइगर प्रोजेक्ट के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजर्व है। और ये लोकेटेड है हमारी इंडिया के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक राज्य कर्नाटका में। ठीक है, वो जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वही बंदीपुर नेशनल पार्क के पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया बच्चे, नेशनल पार्क पढ़ लिया, इन दोनों में कोई डाउट? चलिए अगली टॉपिक। हाँ, जो लोग लेट से आ रहे हैं ना, वो यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरी पॉइंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज ही कह सकते हैं। ये एक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी होती है जो कि गवर्नमेंट मार्क करती है, और वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को एक सुटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराती है, प्लस उस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट लेती है अपने ऊपर। हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग जो है इन एरियाज में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और इंडिया में ऐसी 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मार्क्ड है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती हैं वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्ट करती हैं वाइल्ड एनिमल्स को, सो दैट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सेफली रह पाए बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी हार्म के। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हमारी जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी, जो कि सिचुएटेड है कहाँ, औरंगाबाद में और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के दो डिस्ट्रिक्ट्स, औरंगाबाद और अहमदनगर। औरंगाबाद देखो एक बिहार में भी है, उससे कंफ्यूज मत होना, वी आर टॉकिंग अबाउट द औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे है। ये जो जयकवाड़ी बर्ड सेंचुरी है, इस बर्ड सेंचुरी में एक झील है जिसका नाम है नाथ सागर झील, और इस झील के कारण इसके आसपास का जो एक्वेटिक फ्लोरा है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं,
प्लस जो एक्वेटिक फौना है या दूसरे फौना भी हैं, जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे आसपास में, जो प्लांट है यहाँ पे, ये अट्रैक्ट करती है काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को। माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स जो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह आती हैं फॉर सर्च ऑफ फूड, फॉर सर्च ऑफ शेल्टर और फॉर ब्रीडिंग। किसी भी रीजन से वो आ सकती हैं। तो ये वो जगह है जो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 200 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 70 से भी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स है जो हर साल आती हैं माइग्रेट करके दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से। ठीक है, जिनमें से 45 मेजर स्पीसीज जो हैं दैट आर इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये कहां से आ रही हैं? दूसरे देश से उड़ के आ रही है, दूसरे शहर दूसरे राज्य से नहीं, दूसरे देश से उड़ के आ रही है। ठीक है, और नोटेबल कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स? क्रेन्स आती हैं उड़ उड़ के, फ्लेमिंगोज आ रहे हैं, ब्राहमेट डक आ रहे हैं, पोचर टील्स आ रही है, पिंटेल्स आ रही है, पिजन्स, शॉवलर, गॉडविट, शॉसेस, ग्लॉसिप इबेस, काफी सारी बर्ड्स आ रही है ना। इतने सारे नाम है कि हम लोग को गूगल करके फोटो देखना पड़ेगा सबका कि कैसी दिखती हैं ये। ठीक है, तो इतनी सारी तो माइग्रेटरी बर्ड्स है, लोकल बर्ड्स हैं, रेसिडेंट बर्ड्स हैं, इनका भी ये नेटिव प्लेस है। तो आप समझो कि ये बर्ड सेंचुरी अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ, एक टर्टल सेंचुरी है उड़ीसा में, दैट इज नॉन एज गहिरमाथा टर्टल सेंचुरी। और गहिरमाथा टर्टल सेंचुरी उड़ीसा में जो है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड है जाइंट ओलिव रेडली टर्टल्स का। पिक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ओलिव रेडली टर्टल्स की, साथ ही साथ ब्रीडिंग ग्राउंड आपको दिख रही है जाइंट ओलिव रिडली टर्टल्स की। ब्रीडिंग ग्राउंड कहने का मतलब कि जब इन टर्टल्स की ब्रीडिंग सीजन आती है वो आते हैं यहाँ गहिरमाथा टर्टल सेंचुरी पे, अपने एग्स ले करते हैं और चले जाते हैं। मीटिंग होती है इनकी, एग ले करते हैं और चले जाते हैं। एग्स इनके यही होते हैं। एग्स ऑटोमेटिकली सैंड के अंदर उनकी ले होती है जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है उससे, और इसी टेम्परेचर से इनका जेंडर डिसाइड होता है। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा, तो इफ टेम्परेचर इज मोर, एग्स जो है वो डेवलप करते हैं एज फीमेल टर्टल। अगर टेम्परेचर कम रहा तो एग्स जो है वो डेवलप करते हैं एज मेल टर्टल। ये हैच करते हैं और फिर ये टर्टल वापस अपने एक्वेटिक लाइफ में आसपास जो वाटर बॉडी है, जो समुद्र है, वहां जाते हैं। तो आप ये समझो कि अगेन इस टर्टल सेंचुरी को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रोटेक्ट ना करके यहाँ पे बीच बना दिया जाए तो क्या होगा? ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर ना तो ये टर्टल आके ब्रीडिंग कर पाएंगे, अगर ब्रीडिंग कर भी दिया तो इनके एग्स प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो हाँ, या तो कुचले जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पकड़ के खा जाएंगे, है ना। कुछ लोग उस ऐसे भी लोग होते हैं बाबू, अंडे अंडे निकाल के खा जाएंगे, कछुआ निकाल के खाता है लोग यहाँ। ठीक है, तुमने नहीं देखा दैट इज मींस की दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है, होता है ऐसा। चलो, सो समझ में आया कि कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब ये फ्लोरा एंड फौना, हम मैं भी बता रहा था तो आपने सुना होगा, मैंने नाम लिया था फ्लोरा एंड फौना का। इसको समझो, फ्लोरा और फौना क्या है। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, लाइक इफ यू टॉक अबाउट पटना, तो पटना की एक खास जगह जो होगी एक पर्टिकुलर एरिया में, ओवर टाइम यहाँ कुछ खास प्रकार के पौधे पाए जाते होंगे जो सिर्फ यहीं के हैं। जो हर जगह है, जो हर जगह की के हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग, जो सिर्फ यहाँ पाए जा रहे हैं। तो वैसे प्लांट को हम लोग फ्लोरा कह सकते हैं, जिनका नेचुरल हैबिटेट होगा ये, यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह गई होंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जो इंडिजिनस प्लांट लाइफ है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करिए, दैट इज फ्लोरा। सेम थिंग, जो इंडिजिनस एनिमल लाइफ है किसी पर्टिकुलर रीजन की ओवर अ टाइम, उसको हम लोग फौना कहते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें हम लोग, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है जो मानी जाती हैं कहाँ की, जिनका नेटिव इंडिया है। 500 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं जो कि माने जाते हैं कि इनका नेटिव इंडिया है। अलग अलग देशों में पाए जाते होंगे बट नेटिव कहाँ है? इंडिया में। वो इनका अपना घर कहाँ है? इंडिया में।
एंड नॉट ओनली दैट 30,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, 30,000 इंसेक्ट्स नहीं, 30,000 प्रकार के इंसेक्ट्स, इंक्लूडिंग कलरफुल बटरफ्लाईज। ये सब कहाँ की हैं? इंडिया की। ठीक है, तो ये फौना कहाँ का हुआ? इंडिया का। फ्लोरा कहाँ का है? मान लो हम किसी पर्टिकुलर प्लांट की बात करते हैं तो वो कहाँ का होगा? उस पर्टिकुलर जगह का। अब आते हैं रौनक तुम्हारे सवाल पे कि पटना का ऐसा क्या खास है। तो देखो बाबू, ये टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा ज्योग्राफी की तरफ लीन करती हैं। तो विशेष जानकारी के लिए अपने विद्यालय की भूगोल के शिक्षक या शिक्षिका से संपर्क करें। ठीक है। चलो, रेड डाटा बुक जानते हो क्या है? IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये मेंटेन करती है एक लिस्ट। और इस लिस्ट में उन एनिमल्स और प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं जो लगातार एग्जिस्टेंस क्राइसिस में है। ठीक है। और इसी लिस्ट को पब्लिश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेड डाटा बुक। स्पीसीज को इसमें क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कितने ज्यादा रिस्क पे है उसकी बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। तो हर रेड डाटा बुक जो है वो जनरली स्पेसिफाई करती है एनिमल्स और प्लांट्स को, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मॉसेस को। और ये पब्लिश होती है अलग अलग कंट्रीज में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, थ्रेट स्टेटस डिफरेंट स्पीसीज की क्या है वो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। वैसी जगह जहाँ पे कोई मेंबर ऑफ स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करती या प्रिज्यूम की जाती है, कोई रीजनेबल डाउट्स नहीं है, डिसअपियर हो गई हैं, तो दिख नहीं रही वो स्पीसी जब अचानक से, ठीक है, उनको हम लोग रख देते हैं एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में कि अब ये विलुप्त हो गई हैं, अब ये स्पीसी नहीं पाई जाती। और इस कैटेगरी में द डोडो, पैसेंजर पिजन, कैरिबियन मॉन्क सील, ये वो जानवर है जो शायद 2 4 10 कहीं मिल जाएंगे आज भी, बट अब मान लिया गया है कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये इस धरती से विलुप्त हो गए हैं। जैसे डायनासोर को हम लोग कहते हैं ना, दैट डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ढूंढा, हमें नहीं दिखे कि कहाँ है वो। ठीक है, हमें उनकी हड्डियां मिली, हमें उनका कंकाल मिले, बट वो जिंदा नहीं मिले, सो वो रख दिया जाता है कि भाई ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। वैसे ही डोडो हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, इनको रख दिया गया है कहाँ? एक्सटिंक्ट वाली लिस्ट में। नेक्स्ट, जब स्पीसी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को फेस करती है, मतलब है तो, बट अगर ध्यान नहीं किया दिया गया ना तो विलुप्त हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा आने वाले कुछ वक्त में, निकट भविष्य में। तो उनको हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डालते हैं। लाइक ब्लू व्हेल हो गए, है ना, काफी कम मिलती है। जाइंट पांडा हो गए, स्नो लेपर्ड्स हो गए, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स हो गए, टाइगर्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज में, क्योंकि गिनती के बचे हैं ये, इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद आती हैं वल्नरेबल स्पीसीज जो हाई रिस्क पे है। इंडेंजर्ड में कौन है? जो वेरी हाई रिस्क पे है। वल्नरेबल में कौन है? जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं? चीता आता है, गौर लायन हो गया, स्लॉथ बेयर हो गया, ये वल्नरेबल स्पीसीज की लिस्ट में है। मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पहुंच जाएंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में, फिर भी ध्यान नहीं दिए तो वो जम करके एक्सटेंट वाले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आती है एक लिस्ट इंडेमिक स्पीसीज की। एंडेमिक स्पीसीज की लिस्ट में हमें यह ध्यान देना होता है कि दीज आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। ये पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन के लिए हैं, ये यूनिक होती हैं। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट आइलैंड के लिए हो जाएंगी, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट टाइप के लिए हो जाएंगी, किसी एक खास देश के लिए हो जाएगी, या उस देश के किसी एक छोटे से वेल डिफाइंड जोन के लिए हो जाएगी। ठीक है। एंडेमिक होने के लिए फाउंड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नोवेयर एल्स, दैट इज द डेफिनेशन। कि ये पर्टिकुलर प्लांट, ये पर्टिकुलर एनिमल, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट, ये पर्टिकुलर बर्ड इस देश, इस विश्व की इस हिस्से पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड, एंडेमिक टू फिनबोस, वहीं पाई जाती है ये, और नहीं मिलेगी कहीं। ठीक है। अब फिनबोस वेजिटेशन टाइप जो है, जो साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, वहां पे ये मिलेगी, और कहीं
नहीं मिलेगी। लायन टेल्ड मकाउस, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स और साउथ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पाए जाते हैं ये और कहीं नहीं मिलेंगे। है ना, हमारे यहाँ भी बंदर आते हैं बट ऐसे वाले थोड़ी आते हैं, फोटो देख लो। सो इनको रखा गया है एंडेमिक स्पीसीज की लिस्ट में। ठीक है, और ये जो एंडेमिक स्पीसीज है इनके एक्सटेंशन के काफी सारे कॉजेज हैं। एक तो कॉज पोल्यूशन हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन एक्शन में चार इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग करते हैं। इमेजिन कोई प्लांट है, सॉरी कोई एनिमल है जो किसी खास जगह पे पाया जाता है। आपने उस जगह को साफ सफाई करके वहां बड़े बड़े मॉल्स बना दिए, एक नया शहर बसा दिया। सो लॉस ऑफ हैबिटेट कैन बिकम अ रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज एनिमल्स, क्योंकि कहीं और सरवाइव नहीं कर पाएंगे ये। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। ठीक है, हंट किया गया काफी ज्यादा, उनकी मान लो फूड हैबिट्स को डिस्टर्ब किया गया, है ना। तो क्या हो सकता है कि एक्सटेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, पैसेंजर पिजन्स जो थे काफी ज्यादा पाए जाते थे, बट जो नॉर्थ अमेरिका रीजन है वहां पे इनको इतना ज्यादा हंट किया गया फॉर फूड, तो ये टेस्टी लग रहा है, पका पका के खाएंगे। इतना लोगों ने खाया इनको कि अब ये बचे ही नहीं, ये एक्सटेंट हो गए हैं। नेक्स्ट इंट्रो, बेचारे इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, कोलोनाइजेशन हुआ, कोई नई स्पीसी आ गई उस जगह पे, उसने क्या किया कि वहां की जो लोकल एंडेमिक स्पीसी थी उस पे प्रभाव डाला। अब प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? वो प्रे कर सकते हैं, मतलब हंट कर सकते हैं उनको, उनका शिकार कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज के साथ compete कर सकते हैं कि भाई उनको जो फूड चाहिए इसको भी वही चाहिए, तो खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो नई स्पीसी आई है वो तो कहीं और से आई है, वो एंडेमिक है नहीं, बट ये वाले बेचारे एंडेमिक है, तो इनके एग्जिस्टेंस पे क्राइसिस आ जाती है। बाकी इंसान जो इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहे हैं, फूड चेन को डिसरप्ट कर रखा है हमने, इंसेक्ट बर्ड्स बैट्स को डिस्टर्ब कर रखा है, तो ये सारी चीज तो है जो कि क्या करती है, इनको खतरे में डालती है। ना प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है, नेचुरल कैंप्स हैं, बता ही रहे हैं, जंगल लॉज है, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम टू टाइम टू प्रोमोट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, और ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ना, इनके दो मेन फैक्टर्स होते हैं, दो मेन रीजंस होती हैं जिनके कारण इन प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है। पहली रीजन होती है कि भाई एक तो प्रोटेक्ट कर लिया जाए, उनको कंजर्व कर लिया जाए, उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। दूसरा, लोगों को इनकरेज किया जाए इको टूरिज्म के लिए। जैसे आप देखो, आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को आप गौर करोगे तो लोग छुट्टियों में पहले मुंबई घूमना चाहते थे, लोग दिल्ली घूमना चाहते थे, है ना, शहरों को देखना चाहते थे कि जाएंगे उनको देखेंगे। आज लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जू सफारी जाना चाहते हैं। आज लोग किसी हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, है ना। आज लोग चाहते हैं कि भाई चलते हैं जंगल सफारी घूम के आते हैं, तो किसी नेचुरल नेचर पार्क में चलते हैं, वहां घूम के आते हैं, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दैट इज व्हाट इको टूरिज्म मीन्स। भाई आप अपने इकोसिस्टम को समझें, अपने आसपास की सराउंडिंग के इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को वैल्यू दें। टूरिज्म, आप चाहे घूमना है जाइए, क्यों घूमिए, बट डिस्टर्ब मत करिए उनको। ठीक है, डोडो के बारे में पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ, डोडो डक की फैमिली का एक बर्ड है, हर्बीवोरस था, एक्सटिंक्ट हो चुका, विलुप्त हो चुका, नहीं पाया जाता अब। डोडो की खासियत ये थी कि डोडो जो है ना वो फ्रूट्स खाता था, बट इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी वीक थी कि ये सीड्स को ना डाइजेस्ट कर नहीं पाता था। ठीक है, तो ये खा रहा है, प्लस जो एक्सक्रीटा है इसका, ये जंगल में अलग अलग जगहों पे स्कैटर हो रहा है, बीज जो है वो अलग अलग जगहों पे स्कैटर हो रही है, और ये बीज जो है वो जर्मिनेट करके प्लांट्स, ट्रीज के फॉर्म में ग्रो कर रही हैं। तो डोडो वाज अ नेचुरल फार्मर, है ना, ये नेचर का फार्मर था, ये घूम घूम के खेती करते रहता था, जंगल उगाते रहता था, बट विथ टाइम ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो अब खतरा हो गया ना, हमारा जो चेन था
कि भाई ठीक है, प्लांट्स खुद से सूखेंगे तो कुछ बर्ड्स हैं हमारे पास जिनके कारण प्लांट्स उगते जाएंगे, वो डिस्टर्ब होगी। स्क्वेरल्स को जानते हो आप? स्क्वेरल्स जो है वो खाना स्टोर करके रखती हैं, पता है, कि फ्यूचर में काम आएगा। और उसके लिए वो क्या करती है, मिट्टी में छोटा छोटा गड्ढा करके उसमें डाल देती हैं, छिपा देती हैं। बट बेचारी ये जो स्क्वेरल्स हैं, इनकी मेमोरी इतनी गंदी है, इतनी कमजोर है कि ये भूल जाती है कि इन्होंने कहाँ छिपाया। तो ये सीड्स लेती हैं, छिपाती हैं, फिर गई, सीड्स लेके आएंगी, भूल गई कहाँ छिपाया था, तो फिर एक नया गड्ढा करेंगी, वहां छिपाएंगी। फिर जाएंगी, फिर लेके आएंगी, फिर भूल गई कहाँ छिपाया, फिर एक नया गड्ढा करेंगी, फिर छिपाएंगी। अलग अलग जगहों पे इन्होंने सीड्स छिपा कर रखे हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, ये सीड्स जो है ये ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स के फॉर्म में। बात समझ रहे हो आप? तो ये समझना होगा कि क्यों इनको बचाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं बचाओगे तो फिर लो, सैपलिंग्स खरीदो नर्सरी से, जा जाके खुद लगाओ। यहाँ इनको बचा के रखोगे तो क्या होगा कि वो नेचुरली वो सारी चीजें करती रहेंगी, वो साइकिल नेचुरली चलती रहेगी। क्लियर है? अगली, हाँ, फ्री में सारा काम होता रहेगा। अगली टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ स्पीसी ऑफ एनिमल और बर्ड। कोई जानवर की हो सकती है, किसी बर्ड की हो सकती है, पीरियोडिक मूवमेंट है ये। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, ये नई जगहों पे आते हैं, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो रिटर्न करके अपनी ओरिजिनल जगह पे जाते हैं। ठीक है, और जब जानवर, एनिमल्स एंड बर्ड्स जब दोनों माइग्रेट करते हैं, तो जो रीजन होता है इनके माइग्रेशन का वो क्या है? अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए इनको, एक फेवरेबल प्लेस मिल जाए फॉर ब्रीडिंग, जहां वो एग्स ले कर सके, जहां वो अपने यंग वंस को जन्म दे सके। ठीक है, और देखो बच्चे, जो मेथड यूज करते हैं ये, कि भाई फॉर्मूला क्या लगाया, डिसाइड कैसे किया कि जाना कहाँ है, रास्ता कैसे पता चला उन्हें, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, ये चीजें आज भी क्लियर नहीं है। बर्ड्स के पास शार्प आई साइट होती है, बेटर विजुअल मेमोरी भी होती है। ठीक है, ग्राउंड क्लूज जो ह्यूमंस के पास होती है उससे ज्यादा ग्राउंड क्लूज उनके पास होते हैं, तो एक वो रीजन हो सकती है। ठीक है, बट ये देखा गया है कि वो नेविगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन एंड स्टार्स। सन और स्टार की मदद से वो एक दूसरे अपना रास्ता नेविगेट कर रहे हैं और इजिली माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबली ये भी माना जाता है दैट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके ये माइग्रेशन के अपने प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, माना जाता है कि इनके पास एक इनबिल्ट मैग्नेटिक, माना जाता है कि इनकी बॉडी में एक मैग्नेटिक इनबिल्ट कंपास है जो कि इनको डायरेक्शन बताते रहता है। धरती के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होती है उसकी मदद से ये ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, और कई जगहों पे देखा भी है कि ये सच हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ये मोबाइल फोन वाले टावर्स हैं, वाईफाई वाले टावर्स हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। और इसके कारण वो मूवी याद होगी आपको, रजनीकांत और अक्षय कुमार की, हाँ, रोबो 2.0। रोबो 2.0 में ना दिखाया गया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस के कारण, हाँ, पक्षी राजन का। चलो, अब देखो, डू यू नो में अगर देखो, अ बर्ड स्पीसी सूटी शेयरवाटर माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ फूड, और ये माइग्रेट करती है नियरली 64,000 किलोमीटर्स अ ईयर, साल में 64,000 किलोमीटर, 40,000 माइल्स ये माइग्रेट कर रही है। कहाँ जाती है? न्यूजीलैंड से जाती है टू नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और फिर वापस आती है हर साल। हर साल जा रही है, हर साल आ रही है। ठीक है, मिलेगी ना तो पूछेंगे कि बताओ कितना तेज उड़ा है, रौनक गोस्वामी पूछ रहा था। उसके बाद बताएंगे हम तुमको उसकी स्पीड। ठीक है, चलो, ये रिफॉरेस्टेशन आई थिंक हमने डील कर लिया था। रिसाइकलिंग वगैरह भी हम लोग लास्ट के जो पोल्यूशन वाले जो चैप्टर्स थे उधर हमने डील कर रखा है ऑलरेडी। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर रखा है ना, या फिर से करवाना पड़ेगा इसको? चलो, तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। रिफॉरेस्टेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एफॉरेस्टेशन को अच्छे से पढ़ लेना। इफ यू हैव एनी डाउट,
आपको पता है मैसेज कहाँ ड्रॉप करना है, ड्रॉप द मैसेज, वी विल सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।